Good morning. How are you all? Good morning. So 11th में आ गए हो. बुक्स देखी आपने? खरीद ली बुक्स? कौन सी बुक्स ली हैं? एनसीईआरटी की है? एनसीईआरटी है सबके पास? तो अभी मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेने वाली हूँ, पर पहले चेक करती हूँ कि केमिस्ट्री में आपने 10th तक जो किया है वो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि जो 10th तक पढ़ा है छोटी छोटी बेसिक चीजें, उनको अभी हम डिटेल में करने वाले हैं. कुछ नई चीजें भी होंगी, कुछ पुरानी चीजों के ऊपर बेस्ड टॉपिक्स. ठीक है. वैसे केमिस्ट्री किस किस को अच्छी लगती है? Raise your hands. जिसको पसंद है, 10th में बहुत अच्छे से किए और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. रेज योर हैंड्स. किसी की अच्छी नहीं हुई क्या केमिस्ट्री? बायो किसकी अच्छी हुई है? रेज योर हैंड्स. बायो किसकी अच्छी हुई है? नहीं तो बायो भी नहीं अच्छी हुई, केमिस्ट्री भी नहीं अच्छी हुई, फिर फिजिक्स अच्छी हुई है. चलो ठीक है. तो केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे. आज जनरल कॉन्सेप्ट्स करते हैं. वैसे तो आपके पास +1 में 9 चैप्टर्स हैं. ठीक है. उन चैप्टर्स का नाम बताती हूँ मैं. पहले सबसे पहले आपके पास चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. मिक्सचर्स, इसके बारे में. फिर आपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पहले पढ़ा था, तो अब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में पढ़ोगे. ठीक है. और आप पीरियोडिक टेबल की डिटेल्स पढ़ोगे 3rd चैप्टर में. स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे 2nd चैप्टर में. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे 4th चैप्टर में. 2 और नए चैप्टर्स है, बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी है. थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स तो सुना होगा, एक चैप्टर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे, एंड दैट इज इजी. ठीक है. और ऑर्गेनिक है, जैसे आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा है, तो ऑर्गेनिक है. ठीक है. उसको ऑर्गेनिक, कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. हेलो 11th नॉन मेडिकल, कैसे हो? कैन यू हियर मी? वेव योर हैंड्स. ओके, चलो ठीक है. हाँ जी. तो आई वाज टेलिंग यू, यू हैव टोटल 9 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री. फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड इज structure of atom. Third is classification of elements. Classification of elements and periodicity in properties. Periodicity in properties. Fourth is chemical bonding. Fifth is thermodynamics. Then 6th chapter is equilibrium. 7th is redox reactions. 8th is general principle of organic chemistry. ठीक है. ऑर्गेनिक जो मैंने कहा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं. एंड 9th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जिसके अंदर आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन्स. ठीक है. तो ये टोटल 9 चैप्टर्स हम करने वाले हैं +1 में. हम स्टार्ट करते हैं थोड़े बेसिक चीजों से जो हमने सुनी है, कुछ ने समझी भी होंगी, उसको कुछ और अच्छे से समझेंगे. ठीक है. सो
हम सबसे पहले बात करते हैं एटम्स की। ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा होगा एटम क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था सबसे पहले। हु इज गोइंग टू टेल मी 11th मेडिकल व्हाट इज एन एटम? फटाफट एक एक टर्म को हम समझेंगे ताकि चैप्टर जब करें तो इजीली हो सके। आपने डेफिनेशन भी की होगी बेटे, व्हाट इज एन एटम? 11th मेडिकल फटाफट। बेंच पे बैठिए सेंटर में स्टूडेंट, आ जाओ बेटे बताओ। एटम तो पता होता है सबको। Atom is the smallest particle that is indivisible. That is indivisible. Okay, fine, sit. देखो, हम एटम की डेफिनेशन ये जो बताते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने दिया था। पर अभी जो हम एटम इस टाइम पे जो एटम की डेफिनेशन है उसमें ये नहीं आएगा कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, वो सबसे छोटा पार्टिकल जरूर है बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें आपने थॉमसन मॉडल तक भी किया था 9th क्लास में, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज उस पे एम्बेडेड है। ठीक है, तो डेफिनेटली एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट इट इज डिविजिबल इनटू फर्दर subatomic particles. There are many but टॉप 3 जो हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले वो हैं प्रोटॉन which is positively charged, इलेक्ट्रॉन which is negatively charged and neutron which is neutral. ठीक है, तो कहते हैं कॉपर इज अ मेटल दैट कैन बी यूज्ड फॉर वायर्स एंड पाइप्स। इफ वी zoomed in trillions of times we would see tiny particles। ठीक है, कि इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि एटम आप देख नहीं सकते हो, वो इतना सिंगल एटम यू कैन नॉट सी, दे आर नॉट विजिबल, इतना छोटा होता है। जैसे कि एयर में देखो, एयर में क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, बहुत सारे और ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स हैं या गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। लिक्विड में क्या है, लिक्विड का जैसे वाटर, वाटर में क्या वही एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया वाटर का। ठीक है, क्योंकि उसकी फिक्स्ड रेशियो है तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, हर हर एक वर्ड दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, एटम से ही कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो क्या फर्क है, एलिमेंट भी एक एटम है, तो क्या फर्क है एटम में, एलिमेंट में, कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, ये सब चीजें हमने कर। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ ये बताइए एटम ऐसा दिखता है, स्फेरिकल है। ठीक है, हमें नॉर्मली अगर कोई सॉलिड स्टेट में चीज दिख भी रही है वो बहुत सारे एटम से जुड़कर बनी है। जो गैसेस है हमारी, नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2, ठीक है, हाइड्रोजन है H2, इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक गैसेस, दो एटम्स आपस में कंबाइंड है। ठीक है, ओजोन सुना होगा, ओजोन की लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो है O3, 3 एटम्स, ट्राई एटॉमिक वो हो गया जिसमें 3 एटम्स कंबाइंड है। अब अगर आपने कॉपर मेटल का एक पीस लिया, उसमें सिर्फ कॉपर है, सिर्फ कॉपर के एटम्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, जो ऐसे आपको क्लस्टर में से दिख रहे हैं, मिलियंस ट्रिलियंस उसमें एटम्स हैं। आप अगर एक पेपर, इतना थिकनेस का एक पेपर भी लेते हो, तो इस पेपर की जो थिकनेस है ना बेटा, कितना पतला है ये पेपर, इस पेपर की जो थिकनेस है उसमें भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स इतनी सी थिकनेस में प्रेजेंट है, तभी वो आपको दिख भी पा रही। ठीक है, तो ये होते हैं एटम्स जो कि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास मैटर।
हम्म, wait a second. ओके, आपने पढ़ा है मैटर। अब मैटर की भी डेफिनेशन आप बता सकते हो, मैटर क्या होता है? नॉन मेडिकल बताएगा मुझे, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? जल्दी से। यस, वेरी गुड। Anything that has mass and occupies space, ओके, एग्जाम्पल दो। like chalk, ओके, और table, और almost everything that we see around us. around, but can you see the air? Can you see the air? No, Does that matter? yes, it's also. ओके, ठीक है बेटो, बस यही मेरा पॉइंट था कि हम जनरली बोलते हैं जो भी हमें दिखता है वो मैटर है, बट जो नहीं भी दिखता वो भी मैटर हो सकता है। एयर में जो गैसेस हैं दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स एंड दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट मैटर। ठीक है, तो मैटर की आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में मेन डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, कैसी फोर्सेस हैं, कैसी उनकी पैकिंग है। ठीक है, क्या वो कंप्रेसिबल है कि नहीं है, राइट। तो जो सॉलिड है उसमें जो एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स को हम स्फेरिकल बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप के होते हैं एटम्स, तो सॉलिड स्टेट में ये स्फेरिकल एटम्स आपस में पूरे क्लोजली पैक्ड होते हैं, या पढ़ चुके हो। लिक्विड में क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैस में क्या होता है वो बहुत रैंडम होते हैं। आप एक बलून को प्रेस कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो कंप्रेस हो सकती है, लेकिन आप इस वॉल को प्रेस करोगे तो ये अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। इसमें जो इसके एटम्स हैं वो पूरे क्लोजली पैक्ड हैं, इसको कंप्रेस करोगे तो ये उसके पास स्पेस ही नहीं है अंदर जाने की। लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल है, बट हाँ थोड़ा बहुत स्पेस होता है। कितना स्पेस होता है? इतना होता है कि अगर आपने इस ग्लास में ये वाटर लिया है, अगर ये मान लो ऊपर तक फुल है, आप इसमें शुगर ऐड करते हो तो वो उस शुगर लायक स्पेस बना लेता है अपने इस गैप्स के बीच में, उन शुगर मॉलिक्यूल्स को रख लेता है। इतना कर गैप होता है, कंप्रेसिबिलिटी की बात नहीं है, पर उतना कर गैप होता है कि वो उन मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिर एलिमेंट्स आपने पढ़ा है। अब बताओगे मुझे एलिमेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज एन एलिमेंट? बोलो। जल्दी से कोई आके बताओ मुझे, व्हाट इज एन एलिमेंट? नहीं पता? यस, 11 नॉन मेडिकल ज्यादा एक्टिव है।
purest form of matter which can neither be created nor be destroyed. ओके अब इसको जरा सिंपल वर्ड्स में तो डेफिनेशन होगी। आप मुझे आपको अगर मैं बोलती हूँ कि एलिमेंट क्या है तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? क्या? I said what you gave is the definition of an element. अगर मैं आपको बोलती हूँ एलिमेंट क्या होता है तो what comes to your mind कि ये चीज एलिमेंट होती है? मैटर। मैटर कैसे? जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि एलिमेंट क्या होता है तो मैं एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में आएगा कि हाँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है या हीलियम एक एलिमेंट है। आपके माइंड में क्या आता है? सिर्फ डेफिनेशन की ये एक एलिमेंट की डेफिनेशन है या क्या आता है आपके माइंड में? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। कौन से एलिमेंट मेटल्स होते हैं? डायमंड। टोटल सारी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। चलो बैठो फिर। ठीक है तो हमने कहा मैटर सॉलिड लिक्विड गैस हमने मैटर किया। इसमें कहते हैं कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, कुछ होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट में एग्जांपल जैसे इसने कॉपर लिया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे माइंड में अगर मुझे कोई पूछे एलिमेंट तो मेरे माइंड में कोई 118 में से कोई एलिमेंट आता है कि अच्छा ये एलिमेंट होता है। लेकिन फिर एक एलिमेंट और एटम में फर्क क्या है? What is difference between element and atom? बोलो। डेफिनेशन नहीं देना मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट जजिंग यू, मैं ये कोई ऐसे कोई टेस्ट नहीं ले रही हूं मैं आपका। आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है, आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर है कि जब हम कुछ ऐसी बात बोले तो यू कुड डिफरेंशिएट, क्योंकि छोटा थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है पर वो समझ नहीं होती तो पूरी चीज समझ नहीं आएगी। याद तो आप कर लोगे, यस यू नो द डेफिनेशंस, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एलिमेंट, कंपाउंड, आपको सबकी डेफिनेशन आती है, ठीक है, दैट्स गुड। आप अच्छा स्कोर कर लोगे, पर आपको समझ आई है वो चीज, ये बस मैं जानना चाहती हूँ। तो बताओ जरा एलिमेंट और एटम के बीच में किसको जो भी लगता है कि ये डिफरेंस होता है, मैम ये एलिमेंट होता है ये एटम होता है, बताओ। कोई भी बताओ, ऐसे कुछ नहीं जो आपके माइंड में आता है। आगे गलत होगा तो मैंने कहा कोई इसमें कोई सही गलत वाली चीज नहीं है। बोलो कौन आ रहा है? नॉन मेडिकल में से आ रहा है कोई? जल्दी से आओ फिर, और भी चीजें करनी है। Atoms are present in elements also. एटम्स आर प्रेजेंट इन, वेरी गुड, करेक्ट है ये बात, ठीक है। देखो 100 बैठो बेटे, वेरी गुड। एलिमेंट टोटल आपने बोला 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब में क्या फर्क है? उन सब में फर्क है कि पूरे सारे 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सबको एक नंबर असाइंड है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और वो एटॉमिक नंबर क्या है कि उसके पास कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं। एक्चुअली प्रोटॉन्स उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर ऐसे चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को लिया दिया जा सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, जो आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो, ठीक है। तो हर एलिमेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर से बना है जिसको हम एटम बोलते हैं, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें ये कॉम्पोजिशन है उसकी कि एक न्यूक्लियस है सेंटर में और साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी अरेंजमेंट पे हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोली। यू रेड अबाउट डाल्टन, जिसने बोला सिर्फ एक डॉट के जैसा है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उस वक्त उनको कुछ नहीं पता था, पर उनकी बड़ी बात ये थी कि नोबडी बिफोर हिम गिव एनी थ्योरी अबाउट एटम। पता बहुत फिलोसफर्स को पता, ग्रीक फिलोसफर्स को पता था, इंडियन फिलोसफर्स को पता था, पर डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये
थ्योरेटिकली लिखा कि एटम ऐसा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद उस वक्त तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये न्यूट्रल चार्ज कुछ भी नहीं डिस्कवर्ड थे। फिर जब डिस्कवर हुए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर में। जब ये डिस्कवर हुए तो इनकी अरेंजमेंट होने लगी कि अब कैसे अरेंज कर सकते हैं इनको। तो थॉमसन ने सबसे पहले, वो प्लान पुडिंग मॉडल है ना, फिर वो उनकी डिस्कवरी के बाद थॉमसन ने मॉडल दिया कि ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है पूरा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पूरा और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है उस पे, ठीक है। ये थॉमसन का मॉडल था। पर रदरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट कर दिए, वो भी आपने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें सही थी, पर वो थोड़ा अधूरा था क्योंकि वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद बोहर आया, थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दी कि हाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। उन्होंने काफी चीजें और फॉर्मूलाज दे दिए, हर चीज की कैलकुलेशंस कर दी। वो भी गलत नहीं थे पर वो भी अधूरा था, उसमें अभी कुछ चीजें और ऐड होनी थी। वो था इलेक्ट्रॉन का नेचर, कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर ऐसे होते हैं। और लास्ट जो अभी हम कर रहे हैं, मतलब करेंगे आप +1 में, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये सारा एटम की ही पूरे वो बता रहे हैं कि एटम कैसा दिखता है। तो फाइनली सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और हर एलिमेंट जो है वो उसका एक सिंगल पीस, उसको एटम बोलेंगे, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, वो सब के 118 एलिमेंट्स के डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन्स ले लोगे तो वो क्या, हाइड्रोजन के एटम होंगे। हाइड्रोजन उसका नाम है, उस एलिमेंट का नाम हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। और वो बना किस चीज से, एक एटम है उसका, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? अब इसमें भी इसमें तो डेफिनेशन चलती है, किसको पता है कंपाउंड की डेफिनेशन? अभी मेडिकल बोलेगा, नॉन मेडिकल ने बहुत बता दिया। वैसे तुम मेडिकल भी बता रहा है, बॉयज ने नहीं बताया मेडिकल में से। फर्स्ट बेंच और सेकंड एनीवन? सबसे लास्ट में कौन बैठा है सर बॉयज में, उसको भेजो जरा। नॉन मेडिकल में से लास्ट में जो भी है, देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, आप उसको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा पढ़ा है पहले, थोड़ा सा याद है, क्योंकि मैंने कहा ये टर्म्स बताऊंगी तो इजी हो जाएगी आगे चीजें। क्या Compound is a substance that contains two or more atoms of different elements. ओके, बस इसमें एक वर्ड और ऐड करना है, क्योंकि ये जो आपने बोला ये तो मॉलिक्यूल में भी होता है, जहां दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन Different element. ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल में भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। H2 is also a molecule, HCl is how is molecule different from compound? Fixed ratio. फिक्स्ड रेशियो, वेरी गुड। बस यही वर्ड है जो उसको डिफरेंट बनाता है। बैठो, यही मैंने कहा था कि डेफिनेशन इसमें जरूर चलेगी। ये कहता है कंपाउंड वो है जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए एक फिक्स्ड रेशियो में। फिर आप जैसे इसमें वाटर हमेशा, जब भी आप कंपाउंड की डेफिनेशन लर्न करनी हो या समझना हो, वाटर को याद रखना, ठीक है। ये इसका एग्जांपल। अब वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो से कंबाइंड होते हैं 1:8 बाय मास। अब वाटर किसी भी सोर्स से हो, सी वाटर हो, लेक वाटर हो, रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, वेल का हो, किसी भी सोर्स से हो, वाटर मींस उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और रेशियो उसकी 1:8 है। अगर रेशियो 1:8 नहीं है तो वो पानी नहीं है, कुछ और है, उसकी रेशियो चेंज होगी। मान लो वो क्या बोलते 2:2, कितना, H2O2 मींस 16, हाँ 2:18, कितना बोला मैंने, आई वाज राइट। एक मिनट को तो मैं बताती हूँ क्या फर्क आएगा। जैसे H2O है, एनोटेट H2
O है अगर आपके पास I'll write it here. H2O है, this was 1:8. अगर इसकी रेशियो चेंज हुई, if it becomes H2O2, तो इसका क्या बन जाएगा, ये 2 हो गया और ये 32 हो गया, तो ये रेशियो बन जाएगी 1:16. तो अगर एक ऑक्सीजन भी इसमें एक्स्ट्रा हो गया तो इसकी रेशियो चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने किया एटम, हमने किया एलिमेंट, हमने किया कंपाउंड, साथ में मैं आपको बता रही थी मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में दो चीजें हैं आपके पास, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल. हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, बताओ जरा एग्जांपल. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स को, जैसे कि H2 हो गया, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि HCl हो गया. ठीक है, ओके. उसके बाद ऐसे ही आपके पास मिक्सचर भी होता है. मिक्सचर में भी आपके पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अगेन होमो का मतलब ही सेम होता है. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो एक यूनिफॉर्मली चीजें आपस में कंबाइन की हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में चीजें यूनिफॉर्मली कंबाइन नहीं की होती है. अच्छा, अब ये बताओ आपको एलिमेंट्स 1 to 20 सबको याद है? यस और नो, किसको याद है? रेज योर हैंड्स, किसको याद है? आपको याद है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सिंबल भी याद होना चाहिए, लिखो इसको, राइट डाउन.
देखो बेटा फटाफट हमने पे 21 to 30 भी करना है। ये तो आपने पढ़े होंगे, 21 to 30 आपके लिए थोड़े नए होंगे पर वो जरूरी है। लिखो इनको। आपकी प्ले कवर रख दो। देखो 21 है scandium, 22 V, this is vanadium, sorry, Y is titanium, vanadium, 24 is R, this is chromium, 25 is Mn, manganese, 26 is Fe, iron, 27 is O, cobalt, 28 is Ni, 29 is Cu, copper, and 30 is Zn, zinc.
लिख सकते हो, फिर विचार करे मेहनत फिर कोई नहीं क्यों जाने। आगे टेबल का लिख। Done? देखो देखो आप ये पढ़ चुके हो फिजिकल चेंजेस किस किस को बोलते हैं। जो भी चीजें आपने फिजिकल चेंजेस में पढ़ी थी वही चीजें एक्चुअली काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। +1 में जब आप पढ़ोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे चीजों की, इसमें जैसे आपने फिजिकल चेंज में मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग ये सब पढ़ा था, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे जो जिसमें आएगा मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें कोई जो भी आपने चीज जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो अपना कुछ भी चेंज नहीं करेगा, कोई नई चीज नहीं उसमें फॉर्म होगी, बस जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखोगे उसका स्टेट चेंज हो सकता है लेकिन कोई नई चीज नहीं फॉर्म होगी। जैसे वाटर है उसका फिजिकल स्टेट अगर आप आइस के फॉर्म में लोगे तो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। लिक्विड में नॉर्मल वाटर जब गैस में वो वेपर्स के फॉर्म में आता है। तो अगर हम ऐसा सा कुछ चेंज का स्टडी कर रहे हैं तो वो उसकी फिजिकल चेंज हुआ और उससे रिलेटेड जो होंगी वाटर में सॉल्युबिलिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे केमिकल चेंज में आपने पढ़ा था कि उसमें आप कोई नई चीज क्रिएट होती है तो वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो भी आप रिएक्शंस करोगे। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले केमिकल चेंज में कंबशन पढ़ा होगा या फिर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इसमें नई चीज बनती है तो वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, वो आप ऑर्गेनिक में मेनली करोगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस जितने भी जो एटम है या एलिमेंट हैं वो सारे कैसे हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और कंपाउंड्स में मैंने कहा कि आपने कंपाउंड में याद रखना है, वाटर को दिमाग में रखना है जिसमें एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब ये आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसपे आपके जो 3rd चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, 4th चैप्टर भी इसी के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। इनऑर्गेनिक पूरे पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 पीरियड्स, अभी देख लो आप चैप्टर जब पढ़ोगे तब डिटेल में करोगे, थोड़ा सा पहचान लोगे तो बेटर है। पूरे 7 पीरियड्स हैं और यहाँ से यहाँ तक ये 18 ग्रुप्स, ठीक है। 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, ये ब्लॉक्स होते हैं। ये एस ब्लॉक है, जो ये फर्स्ट 2 लाइंस है एस ब्लॉक है। ये 13 से 18 वाला पी ब्लॉक है। ये 3 से 12 वाला डी ब्लॉक है और ये अलग से जो रखा हुआ है वो एफ ब्लॉक है। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। और जिसमें 1 to 30 एलिमेंट्स जो भी हमने लिखे वो ये हाइड्रोजन, हीलियम, फिर सेकेंड लाइन में शुरू लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनको सेकेंड पीरियड बोलते हैं। फिर थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहां तक आपको मेन इनको लर्न करना है। फिर इसके बाद हाँ, केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में आप पढ़ते हो, आपने 9th में बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए थे। आई होप आपको चार्जेस की नॉलेज है, कौन से एलिमेंट पे कौन से चार्जेस आते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, क्या वैलेंसी होती है, वैलेंसी तो पढ़ी थी ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। ठीक है, और चार्ज क्या होगा, इज इट +2 और या -2? नेगेटिव। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स पे नेगेटिव आता है, ऑक्सीजन के सिवा और कौन सा कॉमन एलिमेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है, बोलो। Magnesium. मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको मैग्नीशियम की? 8-2। ठीक है, उसकी वैलेंसी है 2+2। अच्छा, आप मुझे ये बताना कैसे आप डिटरमिन करते हो कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो अगर किसी की भी लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करता है। लूज इसलिए करता है क्योंकि इससे एक दो या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होते हैं और इससे उसकी पिछली शेल जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है और वो लूज करके +1 +2 या +3 चार्ज कैरी करता है और वो बन जाता है कैटायन। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल करके एलिमेंट्स असाइन करूं इनको तो ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ये मैग्नीशियम की बन जाएगी, ये एल्यूमिनियम की बन जाएगी। ये कैसे चीजें हैं, ये है मेटालिक इन नेचर, ये मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, सोडियम फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सबसे रिएक्टिव मेटल इसमें सोडियम है क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, सबसे ज्यादा मेटालिक और फटाफट लूज करके कैटायन बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना थोड़ा टफ होता रहता है, इसलिए सोडियम सबसे ज्यादा अच्छा मेटल होता है। फिर अगर किसी के पास अब 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, ये उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप पहले चार्ज को इग्नोर करो तो ये उसकी वैलेंसी है। चार्ज आ जाएगा तो ये कि क्या चार्ज ये कैरी करते हैं, वो बस ये इसी पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये 285 286 287 है, तो अगर इसको लास्ट शेल में 8 रखने हैं तो या तो ये 5 को लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन 5 लूज करना इसके लिए इजी नहीं है, 3 गेन करना इजी है। तो ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, 5 वाला 3 गेन कर लेता है, 6 वाला 2 गेन कर लेता है, 7 वाला 1 गेन कर लेता है। ठीक है, और ये बना लेता है एनायन। और 4 वाला क्या करता है, 4 वाला शेयर करता है क्योंकि इसके लिए 4 लूज करना या गेन करना दोनों ही मुश्किल है। और 8 वाला क्या करता है, कुछ नहीं करता, वो कहता है मुझे मेरे पास ऑलरेडी 8 है, ये सब जो ले रहे हैं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये
लूज या गेन कर रहे हैं ताकि अपनी लास्ट शेल या प्रेजेंट शेल में 8 कंप्लीट कर सके। जो ऑलरेडी 8 जिसके पास है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपके कैटायन और एनायन हैं ये आपस में मिलके बना लेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो शेयर करके बना रहे हैं ये बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पर अगर आप असाइन करो ये आपका सिलिकॉन है, दिस इज फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड इस आर्गन जो कि नोबल गैस होती है, फुली फिल्ड होती है, इसीलिए उसको और बॉन्ड नहीं बनाने होते हैं। लिख लो उसको बेटे, ये आप काम आएगा पीरियोडिक टेबल में चार्जेस के लिए। और केमिकल बॉन्डिंग क्या पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जिसमें हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का कराओगे तो वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड। तो ये इसमें आप देख रहे हो ये सिलिकॉन, ऐसे ही कार्बन जो है, कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के बारे में आपने पढ़ा है कि वो टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स बनाता है और वो कैटनेशन शो करता है, अपने साथ ही लिंक करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसकी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। बुक के जो 2 चैप्टर्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपने ये करना है 1 to 30 जो एलिमेंट्स हैं वो याद कर लेने हैं, धीरे धीरे जितने याद होते रहेंगे +2 के लिए भी वो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और जो मैंने करवाया वो रिवाइज करना है, एटम, ऑल कंपाउंड, मिक्सचर, right.